हेलो प्यारे बच्चों, मैं सुरेश कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके चहेते यूट्यूब चैनल स्टडी विद गुरुजी में। मैं कक्षा 10 के आज बेहतरीन कॉन्सेप्ट जो मैं पाठ 1 पढ़ा रहा था उसमें मैं रासायनिक अपक्रियाएं पूरे सभी हमने वीडियो अपलोड कर दिए हैं। सारे पाठ्यक्रम जो उसमें पाठ 1 में है पढ़ा दिया है। और आज अंतिम हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं कि जो ऑक्सीकरण अपक्रिया होती है, ऑक्सीडेशन अपक्रिया होती, उसका हमारे दैनिक जीवन में जो होने वाली अपक्रियाएं होती हैं, बहुत सारी दैनिक जीवन में क्रियाएं होती, उनका क्या प्रभाव पड़ता है, उनको हम उदाहरण सहित आपको बताएंगे कि किस तरह इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अपक्रियाओं के प्रभाव। तो प्यारे बच्चों, आपको दिख रहा होगा सबसे पहले ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण क्रिया का दैनिक जीवन में प्रभाव। तो ऑक्सीकरण का दैनिक जीवन में जो प्रभाव पड़ता है उसमें देखा जाए तो इसके दो मुख्यतः प्रभाव आपके कोर्स में बताए गए हैं। एक है संक्षारण और एक है विकृत गंधिता। तो मैं आज आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा संक्षारण। तो संक्षारण क्या होता है, इसका क्या प्रभाव पड़ता है और इसके प्रभाव से कुछ हानियाँ होती हैं, तो उन हानियों से किस प्रकार बचा जा सकता है ताकि हम अपने देश के जो आर्थिक क्षति पहुँचती है उससे बच सकें। तो आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से अध्ययन कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे। तो आइए प्यारे बच्चों चलते हैं संक्षारण। तो संक्षारण क्या होता है? संक्षारण को अंग्रेजी में कहते हैं कोरोशन। तो यानी कोरोशन यानी संक्षारण क्या होता है? तो जब कोई धातु वायुमंडल की नमी तथा वायु से अथवा अम्ल, यहाँ पर प्यारे बच्चों एक बात ध्यान देनी होगी कि संक्षारण क्रिया क्या होती है, संक्षारण किसे कहते हैं, इसको समझना होगा। तो जो धातुएं होती हैं, जितनी भी हमारे प्रकृति में धातुएं हैं, अगर वो क्रियाशील हैं तो वो धातुएं क्या करती हैं, क्रिया कर लेती हैं नमी से, क्योंकि वायु में नमी होती है और वायु में ऑक्सीजन होती है। उस नमी और ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया करके उसी धातु का ऑक्साइड बना लेती हैं। और जब उसी धातु का ऑक्साइड बन जाएगा तो वो ऑक्साइड एक परत के रूप में बन जाएगा, और जब परत के रूप में बन जाएगा तो वो क्या होगी, वो धातु वहाँ से निकल जाएगी। और जब धातु वहाँ से निकल जाएगी तो जिससे क्या होगी, उस धातु का ह्रास हो जाएगा, खराब जाएगी। तो इसी को हम कहते हैं धातु का संक्षारण। जैसे आपने देखा होगा लोहे में मूर्छा लग जाता है, तो मूर्छा जो लगता है जिससे क्या होती है, उसकी परत जो है ऊपर नमी के कारण क्या हो जाती है, पीले रंग की हल्की हो जाती है और वो निकल जाती है। और ऐसे अगर रखी रही धातुएं तो धीरे धीरे पूरी धातु वो खराब जाती है। तो इस सारी क्षति को हमें रोकना है, संक्षारण को बेहतरीन तरीके से समझना है, एकदम बेसिक तरीके से हम बताएंगे। आइए चलते हैं। तो जब कोई धातु वायुमंडल की नमी, देखो प्यारे बच्चों ध्यान रखना, एक तो हमें नमी लेनी है और दूसरा क्या है, वायु। यानी दो चीज़ों का होना जरूरी है, एक तो नमी होगी, दूसरी होगी वायु। और जब नमी और वायु दोनों एक साथ उस धातु से क्रिया करेंगी तो उस धातु का संक्षारण हो जाता है। और या कभी कभी क्या होता है, अम्ल यानी एसिड जो होता है, अम्ल जो होता है, वो भी अगर हम धातु पर डाल दें तो उसका संक्षारण कर देती है। तो हम क्या कहेंगे, अथवा अम्ल यानी एसिड क्या करेंगे, जब धातुएं वायुमंडल की नमी वायुमंडल की नमी, जब धातु वायुमंडल की नमी तथा वायु से अथवा अम्ल के संपर्क में आती है तो उस धातु का ऑक्साइड बनाकर, उसी धातु का ऑक्साइड बना लेती है, हमने अभी बताया था, बनकर परत के रूप में क्षण होने लगता है। यानी एक परत बन जाती है, एक लेयर बन जाती है, उस लेयर से क्या होता है, उस धातु का क्षण हो जाता है। और धातु का परत के रूप में क्षरण होना ही संक्षारण कहलाता है। यानी जो धातुएं होती हैं वो जो उनकी परत के रूप में जो उतर जाती है, यानी वो ऑक्साइड बना लेती हैं, उसी धातु का ऑक्साइड बन जाता है। और परत के रूप में जो बन जाती, परत के रूप में धीरे धीरे ये धातु खराब होने लगती है और उसका ह्रास होने लगता है। यानी धातु का ह्रास होना, धातु का क्षरण होना, इसी को हम संक्षारण कहते हैं। धातु का खराब होना, धातु का क्षरण होना, क्षति होना, इसी को हम संक्षारण कहते हैं। कैसे? तो देखिए हमने बताया उदाहरण, जैसे लोहे पर जंग लगना। तो लोहे के ऊपर जो जंग लग जाती है वो एक प्रकार का क्या है, संक्षारण क्रिया होती है। उसी प्रकार चांदी कम क्रियाशील है तो चांदी पर क्या होती है, काली परत चढ़ जाती है। चांदी देखा होगा पहनते हैं लोग, जब उसके आभूषण तो काली हो जाती है। हल्की काली क्यों हो जाती है,
क्योंकि उसमें काली परत का चढ़ना भी एक प्रकार का संक्षारण है। सोने क्या होता, सोने की चमक चली जाती है। इसी प्रकार तांबे की बात देखी जाए तो उसमें हरे रंग का एक पदार्थ लग जाता है, जिसको भी हम संक्षारण का ही एक रूप मानते हैं। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों, आपको संक्षारण बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। और ये जो संक्षारण की प्रक्रिया है, ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और यदि कोई आप कम्पिटिटिव एग्जाम अगर देंगे तो उसमें भी ये संक्षारण क्रिया को पूछा जाता है कि किस तरह संक्षारण लगता है। तो इसको आप हर तरीके से जिस भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझना होगा और समझ में आ गया हो। तो अब हम चलते हैं संक्षारण का हमारे दैनिक जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। प्रभाव हमने समझ लिया है। अब इससे क्या हानि होती है, इस हानि से बचने के क्या उपाय हैं, इन उपायों को भी हम एकदम बेसिक तरीके से समझते हैं कि क्या क्या उपाय हैं। तो लिखा है संक्षारण से बचने के उपाय। क्या हम इसके उपाय ढूंढेंगे? तो धातुओं को संक्षारण से बचाने या संरक्षित रखने के निम्न उपाय हैं। या तो हम इस संक्षारण से बचना चाहते हैं या इसका संरक्षण का मतलब इसकी रक्षा करना चाहते हैं। तो उसके कौन कौन से उपाय होते हैं, उनका हमें डिटेल से वर्णन करना है। आइए चलते हैं। तो पहला पॉइंट आपके सामने है धातुओं के ऊपर पेंट का लेप चढ़ाकर। पहली हेडिंग है धातुओं के ऊपर पेंट का लेप चढ़ाकर। तो जो धातुओं से बने हुए उपकरण, जैसे आपके घर में बने होते दरवाज़ा, खिड़की, अलमारी, बहुत सारे उपकरण होते हैं, बहुत सारे ऐसे स्रोत हैं जो आप घर में प्रयोग करते हैं। तो उन सब पर आपने देखा होगा कि हम क्या करते हैं, एक पेंट चढ़ा देते हैं। प्लास्टिक पेंट होती है, इस पर चढ़ा देते हैं। और जब लोहे के ऊपर या जो धातुएं हैं उनके ऊपर पेंट चढ़ा देंगे, तो पेंट चढ़ाने से क्या होता है, उन धातुओं का वायु और नमी के साथ संपर्क नहीं हो पाता है। और अम्ल भी पड़ जाए तो वो भी सबसे पहले धातु को नहीं टच करेगा, जिसके कारण वो धातु सुरक्षित रहती है। तो ये पहली हेडिंग के अंतर्गत आप ये मटेरियल लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं, और साथ में आप कहेंगे पेंट का लेप चढ़ाकर, जिससे हम धातुओं को संरक्षित कर रख सकते हैं या संरक्षित कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट आपके सामने क्या हुआ, धातुओं के ऊपर पेंट का लेप चढ़ाकर। दूसरा है धातुओं के बने उपकरणों पर ग्रीस व तेल लगाकर। तो ये दूसरा टॉपिक ये है, दूसरा उपाय ये है कि जो कुछ धातुओं के उपकरण ऐसे होते हैं जिनके ऊपर हमें क्या होना चाहिए कि ग्रीस या फिर तेल, बहुत सारे ऐसे ऑयल आते हैं या ग्रीस आती है जिसका हम उस पर लगा देंगे। और जब ये तेल और ये जो ग्रीस होती है, ये भी हवा और पानी को उस धातु से टच करने नहीं देती है। तो अब ये क्यों यूज करते हैं, ये इसलिए यूज करते हैं, जैसे कुछ हमारे धारदार उपकरण होते हैं, जैसे खेती बाड़ी किसानों के वहाँ देखा होगा फावड़ा होते हैं, कुदाल होती हैं, फरसा होता है, हसिया होता है, चाकू होती है, छुरी होती है। तो इन पर भी अगर देखा जाए नमी से अगर धातु की बनी है तो इनका भी संक्षारण होने लगेगा। और इन संक्षारण को रोकने के लिए हम इस पर तेल या ग्रीस का लेप चढ़ा देते हैं, अगर कुछ दिन के लिए रख दिया, जिससे उसकी धार भी नहीं जाती है और साथ में धातु भी संरक्षित हो जाती है। तो दूसरा उपाय आपने समझा क्या, ग्रीस व तेल लगाकर। तीसरा पॉइंट है धातुओं का गैल्वेनीकरण करना या यशद लेपन करके। तो गैल्वेनीकरण करना या यशद लेपन, तो जो कुछ कम क्रियाशील पदार्थ होते हैं जैसे जिंक, तो उस जिंक का क्या किया जाता है, धातुओं पर लेप चढ़ा दिया जाता है, जिंकीकरण कर दिया जाता है। तो जब लेप हम चढ़ा देते हैं गलित अवस्था में, तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं गैल्वेनीकरण या इसी को कहते हैं यशद लेपन। तो यानी इस प्रक्रिया को अपनाकर भी हम धातुओं को सुरक्षित रख सकते हैं। तो ये 3 पॉइंट आपके सामने हो जाएंगे। कौन से? तीसरा पॉइंट धातुओं का गैल्वेनीकरण करके, और चौथा पॉइंट आपके सामने है एनोडीकरण क्रिया को अपनाकर। तो एनोडीकरण क्या है, एक विद्युत अपघटन वाली क्रिया है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, धातुओं को संरक्षित होने से बचाते हैं। यानी विद्युत अपघटन क्रिया हम करवाते हैं, और विद्युत अपघटन के द्वारा हम उस पर अधातु जो होती है, अशुद्ध धातु जो होती है, उसके द्वारा हम उस धातु को बचाने का प्रयास करते हैं। तो ये भी एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम धातुओं को संरक्षित रख सकते हैं।
अगला पॉइंट है आपके सामने, धातुओं के साथ मिश्र धातु बनाकर। तो यानी ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मिश्र धातु बनाकर। तो मिश्र धातु क्या होता है, जब कोई धातु है, उस धातु में, जैसे लोहा धातु है, उस धातु में या तो हम कोई धातु या कोई अधातु, मतलब किसी एक धातु में दूसरी अधातु या धातु को मिलाकर उसको मिश्रण तैयार करके एक नई धातु बना लेते हैं। तो उसमें दो धातुएं हो जाती हैं, या तो एक धातु होगी एक अधातु, या तो धातु के साथ दूसरी धातु होगी। और जब ऐसी स्थिति हो जाएगी तो इसे हम कहेंगे मिश्र धातु। और इस मिश्र धातु के बनने से क्या होगा, इस मिश्र धातु में भी धातु का संक्षारण नहीं होता है। तो अगला उपाय आपने समझा क्या, मिश्र धातु बनाकर भी हम संक्षारण से बच सकते हैं, इससे हम बचा सकते हैं। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों, मिश्र धातु को आपने जाना। जैसे मिश्र धातु की बात करें तो मिश्र धातु आपने सुना होगा या देखा होगा, जैसे होती पीतल। पीतल भी एक धातु है, लेकिन कैसी धातु है, ये एक मिश्र धातु है। ये किससे बनी होती है, तो ये बनी होती है तांबा और जिंक। तांबा और जिंक, यानी तांबा और जिंक को जब आपस में मिला देंगे तो एक नई धातु जो बनकर तैयार होगी, उसी का नाम क्या है, पीतल। तो इस प्रकार देखेंगे पीतल, और इसी प्रकार आपकी होती है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील। तो इस प्रकार ये जो है मिश्र धातुओं से हम बचा सकते हैं। ठीक है, तो इतना आपने समझा। अब हम चलते हैं दूसरे पॉइंट की ओर, जो आपका है विकृत गंधिता। तो यहाँ तक आपने पांचों पॉइंट को समझ लिया, कौन कौन उपाय हैं। तो हम रिपीट करते हैं, कौन कौन से हैं। संक्षारण से बचने के उपाय, तो धातुओं को संक्षारण से बचाने या उसको संरक्षित रखने के निम्नलिखित उपाय हैं। नंबर 1 है धातुओं के ऊपर पेंट का लेप चढ़ाकर। दूसरा है धातुओं के बने उपकरणों पर ग्रीस व तेल लगाकर। और तीसरा है धातुओं का गैल्वेनीकरण यानी एसिड लेपन करके। और चौथा है एनोडीकरण क्रिया को अपनाकर। पांचवा है धातुओं के साथ मिश्र धातु बनाकर। तो इस प्रकार आपने, तो प्यारे बच्चों, आपने एक हेडिंग को समझ लिया कि संक्षारण क्या होता है, उसके बचने के उपाय क्या हैं। और दूसरी हेडिंग जो आपके कोर्स में दी गई है वो है विकृत गंधिता। तो उस विकृत गंधिता को भी हम आपको बेहतरीन तरीके से समझाते हैं कि इसका भी प्रभाव हमारे दैनिक जीवन में किस तरह पड़ता है, और जो भोज्य पदार्थ होते हैं उसका इस ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण की जो क्रिया है वो किस तरह हमारे लिए हानिकारक है, उस सभी का हम बेहतरीन तरीके से आपको बताते हैं। तो अगली हेडिंग आपके सामने है विकृत गंधिता, या फिर इसी को अंग्रेजी में कहते हैं रेंसिडिटी। यानी रेंसिडिटी जो आपकी विकृत गंधिता है उसे क्या कहते हैं। तो विकृत गंधिता प्यारे बच्चों क्या होता है, विकृत, एक शब्द आता है विकृत। विकृत माने ही होता है बिगड़ा हुआ, और गंधिता माने होता है गंध, मतलब गंध से लिया गया है। विकृत का मतलब बिगड़ा हुआ रूप, गंध का मतलब होती है जो आपकी सुगंध होती है, या आप कहते हैं सेंट होती है। तो जब उस गंध का या उस सेंट का रूप बिगड़ जाता है तो उसी को हम कहते हैं विकृत गंधिता। अब ये कहाँ होगा, तो जो भोज्य पदार्थ होते हैं, जो हमारी माता द्वारा, या मार्केट में बहुत सारे ऐसे पदार्थ मिलते हैं खाने वाले, बर्गर, डोसा, टिक्की, चाउमीन, बहुत सारे चीज़ आप खाते हैं। तो वो सारे खाद्य पदार्थ अगर अधिक समय तक हम बाहर रख दें, खुले में रख दें, तो देखा है वो खराब जाते हैं, उनका स्वाद गड़बड़ हो जाता है। आप उसे सूंघते हैं ऐसे, फिर बहुत सी बेकार सी गंध आती है। यही क्या है, इसी को हम विकृत गंधिता कहते हैं। यानी खाद्य पदार्थों का जो उनका स्वाद बिगड़ जाता है, उनका जो गंध बिगड़ जाती है, इसी को हम विकृत गंधिता कहते हैं। कुल मिलाकर हम कहना चाहें तो सारे के सारे खाद्य पदार्थ खराब जाते हैं, बेकार जाते हैं, खाने योग्य नहीं रह जाते हैं। अगर हम खा भी लें तो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की बीमारियां भी हो जाती हैं, या फूड पॉइजनिंग जैसी समस्याएं हो जाती हैं। तो आइए चलते हैं, इस विकृत गंधिता को हम बहुत बेहतरीन के तरीके से समझते हैं कि विकृत गंधिता होता क्या है। तो देखो लिखा है तेल या वसा युक्त, यानी तेल और वसा में जो पकाए जाते हैं खाद्य पदार्थों को अधिक समय तक रखने से वह खाद्य पदार्थ उपचयित या आक्सीकृत होकर विकृत स्वाद व विकृत गंध में
परिवर्तित हो जाते हैं, इस प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। यानी तेल और वसा युक्त जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो अगर हम अधिक समय तक बाहर रख दें तो क्या होते हैं, उपचयित और ऑक्सीकृत होकर विकृत स्वाद और विकृत गंध में बदल जाते हैं। इसी प्रक्रिया को हम विकृत गंधिता कहते हैं। पॉइंट यहाँ पर थोड़ा ये ध्यान रखना होगा, तेल व वसायुक्त मतलब हम जो चावल होते हैं, गेहूं होता है, इसको अगर अधिक समय तक मान लें 1 दिन 2 दिन के लिए रख दें तो ये इतनी जल्दी खराब नहीं होते हैं। इसीलिए हमने पॉइंट उठाया वसा और तेल युक्त खाद्य पदार्थ, मतलब इनको भी अधिक समय तक अगर रख दिया जाए, मतलब बहुत दिनों तक, तो ये भी खराब जाएंगे। खराब तो सब होंगे, लेकिन ये जो पके हुए तेल वसा में पके होते हैं कुछ जल्दी खराब होते हैं। मतलब अगर शाम को खाना बनाया जाए, सुबह वो खराब जाता है, सुबह खाने योग्य नहीं था, सुबह बनाया जाता है 2-4 घंटे में वो खराब जाता है। तो ये खाद्य पदार्थ की हम बात कर रहे हैं, इसी को हम विकृत गंधिता कहते हैं। तो आइए देखो प्यारे बच्चों क्या कहेंगे, जैसे जैसे खाद्य पदार्थ, जैसे हम बता लें समोसा है, भोजन है, पापड़ है, या बर्गर है, डोसा है, चाउमीन है, आदि बहुत सारी, दाल सब्जी, बहुत सारी चीज़ें हैं, आदि को अधिक समय तक खुले में रखने से विकृत गंध में और विकृत स्वाद में बदल जाते हैं। तो ये जो विकृत गंध व विकृत स्वाद में बदल गए हैं खाने योग्य पदार्थ, जो आपने दाल सब्जी या समोसा, भोजन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जो भी आपने पकाया है वो सब खराब जाते हैं। इसी को हम विकृत गंधिता कहते हैं। तो अब आती है बात कि इस विकृत गंधिता के कारण हमारे अगर देश में देखा जाए या पूरे विश्व में देखा जाए, ना जाने कितना भोजन खराब जाता है। तो अगर इससे बचा नहीं गया, अगर इसके कोई उपाय नहीं ढूंढे गए, तो हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं हो जाएंगी और बहुत सारा अनाज या भोज्य पदार्थ ऐसे ही खराब जाएंगे जो खाने योग्य ही नहीं रह पाएंगे। तो इन सब को बचना, इन सब जो हो रही प्रक्रिया, इनसे बचना बहुत ज़रूरी है। तो इसके हमें उपाय ढूंढने होंगे। तो वो उपाय कौन से हैं वो सब आप जानते भी हैं, बस आपको सही दिशा में ले जाना है। तो बस हमारे साथ आप बने रहिए और देखते रहिए। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना, साथ में एक लाइक और कमेंट जरूर करना। ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कमेंट करिए। आइए चलते हैं आगे। क्या है नंबर 1, विकृत गंधिता से बचने के उपाय। तो विकृत गंधिता से बचने के उपाय बहुत सारे हैं, निम्नलिखित हैं। नंबर 1, वायु रोधी बर्तनों में खाद्य पदार्थों को रखना। यानी खाद्य पदार्थों को रखना किस में रखना है, वायु रोधी, जिसमें वायु नहीं होती है। क्योंकि वायु हमने बताया था, वायु क्या करती, वायु में ऑक्सीजन होती है, और वो ऑक्सीजन उस खाद्य पदार्थ से भी क्रिया करके क्या बना लेगी, ऑक्सीकरण कर लेगी, जिसके कारण वो खाद्य पदार्थ खराब जाएंगे। तो हमें क्या करना है, वायुरोधी कर देना चाहिए। इसीलिए देखा होगा माता जी जो होती हैं, शाम को या सुबह भोजन रखना होता है, उस पात्र को, जिस पात्र में रखने जा रहे हैं उसको गर्म करती हैं ताकि उसकी वायु समाप्त हो जाए, जिसके कारण हम कुछ समय तक उसको बचाकर रख सकते हैं। तो पहला पॉइंट आपके सामने, वायुरोधी बर्तनों में खाद्य पदार्थों को रखना, यानी जिसमें वायु ना हो या वायु से बचा सकें। ऐसे पात्र लीजिए जो वायु से बचा सकें, जिसमें वायु ना पहुंचे, ऐसे बर्तनों में रख देंगे तब भी हमारा खाद्य पदार्थ बचे रहेंगे। दूसरा पॉइंट है, पकाए गए खाद्य पदार्थों को कम ताप पर ढक कर रखना। यानी जो पकाए गए खाद्य पदार्थ हैं उनको हमें क्या करना है, तापमान को कम करके, तापमान को कम तापमान पर, और वो भी ढक कर रखना है ताकि वो ज़्यादा सुरक्षित रह सकें। और बहुत अधिक तापमान, जैसे सूर्य का बहुत ज़्यादा प्रकाश है, अब बहुत ज़्यादा प्रकाश अगर है तो उसमें भी अगर आप रख रहे हैं तो भोजन पदार्थ जल्दी खराब जाएंगे। क्योंकि धूप में देखा होगा, आज जब गर्मी का मौसम होता है तो भोजन पदार्थ जल्दी खराब होते हैं। क्यों खराब होते हैं, क्योंकि अधिक ताप पर जो है इनमें क्रिया जो है अधिक होती है। अधिक का मतलब बहुत अधिक नहीं, बहुत अधिक में तो ये नष्ट हो जाएंगे। एक नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है, जो बहुत कम से अधिक होता है, लगभग 25 से 30-35 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसमें ज़्यादा होते हैं। आगे चलेंगे, तीसरा पॉइंट, आलू चिप्स, नमकीन आदि पदार्थों को, अब आलू की चिप्स, नमकीन, इनका नाम देखते ही सुनते ही हमारे मुंह में पानी आ जाता है। और आप देखेंगे ये जो खाद्य पदार्थ हैं, इनको, जो ये आलू चिप्स नमकीन खाद्य पदार्थों को कैसे रखते हैं, तो आपने देखा होगा बाज़ार में वो थैली बिकती हैं, थैली बिकती, उस थैली में बंद होते हैं। और ये नमकीन जो अंकल चिप्स, टेढ़े मेढ़े जो भी आप खाते हैं, उसमें देखा होगा, उसमें एक थैली होती है, उस थैली में क्या होता है, दबाने से देखा उसमें हवा जैसी कुछ भरी होती,
मतलब वो नमकीन भी होगी, वो पदार्थ होगा, इसके अलावा उसमें हवा भरी होती है, गैस भरी होती है। वो गैस कौन सी भरी होती है? तो गैस भरी होती है प्यारे बच्चों नाइट्रोजन। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला एक प्रश्न है कि जो डिब्बा बंद पदार्थ होते हैं उसमें कौन सी गैस भरी होती है? तो नाइट्रोजन गैस। तो यानी खाद्य पदार्थ जो उसमें गैस भरी कौन है? नाइट्रोजन गैस के डिब्बा बंद में रखकर। डिब्बा बंद मतलब उसको पैक करके वायु को हटाकर उसमें नाइट्रोजन गैस भर देते हैं, और नाइट्रोजन गैस अक्रिय गैस या बहुत ही न के बराबर क्रिया नहीं करती है, और जब क्रिया नहीं करेगा तब भोज्य पदार्थ क्या रहेंगे? सुरक्षित रहेंगे। इसलिए खाद्य पदार्थों को ज़्यादातर किस में रखते हैं? नाइट्रोजन गैस के डिब्बाबंद पदार्थों में रखकर। तीसरा पॉइंट आपके सामने चौथा है, भोज्य पदार्थों को रेफ्रिजरेटर या फ्रीज में रखकर। रेफ्रिजरेटर आपने देखा होगा, जो फ्रीज होता है घर में, उसमें भी अगर हम रख दें पदार्थों को तो वो भी सुरक्षित रहते हैं, इतनी जल्दी वो ख़राब नहीं होते हैं, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर भी कम होता है। और टेम्परेचर कम होने के कारण हमने पहले ही बताया था कि अगर टेम्परेचर कम है खाद्य पदार्थों को कम ताप पर, यानी अगर टेम्परेचर कम है तो हम खाद्य पदार्थों को अधिक समय तक बचाकर रख सकते हैं। तो इस प्रकार ये 4 पॉइंट हो जाएंगे आपके सामने। 5वां पॉइंट आपके सामने है, भोज्य पदार्थों में प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ मिलाकर। प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ का मतलब होता है जो ऑक्सीकरण की क्रिया को रोक देता है, और रोक देता है जिसके कारण भोज्य पदार्थ जल्दी खराब नहीं होते हैं। तो जैसे होता है सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट, ये सोडियम बेंजोएट क्या करता है? भोजन को सुरक्षित या उसको खराब होने से रोकता है। ऐसे बहुत सारे पदार्थ हैं, जैसे माता जी ने देखा होगा घरेलू उपचार में, घरेलू में देखो है अचार बनाती तो उसमें नमक मिला देती हैं, तेल मिला देती हैं। तो ये भी नमक तेल भी होता है। या मिठाई वाली दुकान पर देखा, अगर प्योर मिल्क दूध की बनी है और साथ में चीनी की मात्रा कम डाली गई है तो जिसके कारण वो जल्दी ख़राब हो जाती, और अगर चीनी अगर आपने अधिक मिला दी है तो वो वही मिठाई अधिक समय तक चलेगी। मतलब चीनी भी एक प्रकार का क्या है? वो भी एक प्रकार का उपाय है कि हम भोज्य पदार्थों को अधिक समय तक, लंबे समय तक बचाकर रख सकते हैं। तो चीनी मिलाकर, नमक मिलाकर, तेल मिलाकर, सिरका मिलाकर, ये भी बहुत सारे उपाय हैं जिससे हम बच सकते हैं। तो आपने प्यारे बच्चों आज समझा कि जो ऑक्सीकरण के दैनिक जीवन में क्या प्रभाव पड़ते हैं, और ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये आपने समझ लिया है संक्षारण से बचने के उपाय। दूसरा हमने बताया विकृत गंधिता क्या होता है और विकृत गंधिता से बचने के उपाय क्या हैं। ये 2 प्रोसेस आपके बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा पूछी जाती हैं, आपके कोर्स में भी यही है। यहाँ तक आपने विजिट किया हमारे चैनल पर, अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि इससे आपका रिस्पांस होगा, साथ में जो अन्य आपके भाई जो हमजोली आपके मित्र पढ़ने वाले हैं उनको भी बहुत सारी जानकारियाँ हो जाएंगी। तो कम से कम आपको 5 ग्रुप में ज़रूर आपको भेजना है, इतना वादा करेंगे। और कमेंट के माध्यम से कुछ अच्छे विचार, और अगर आपको कोई कमी लगती है तो उसको कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइए। एक कमेंट ज़रूर अच्छा दीजिए हमें, अच्छा या बुरा जैसा भी आपको लगता है, आपकी थिंक जो भी कहते हैं उस हिसाब से आपको कमेंट जरूर देना है, ताकि हमें भी एक पॉजिटिव ऊर्जा मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।